और हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई उनसे कि सर हमारे दल में लोकतंत्र खत्म हो गया। हम लोग नेता परिवर्तन की बात किए थे और कुछ नहीं किए थे कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता अब चिराग पासवान नहीं रहे, संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस। चिराग पासवान जी बहुत बोलते रहे और आप सुनाओ आपके द्वारा जो आदेश है ये गलत और संवैधानिक है। मैं इस देश के संविधान के तहत ही मैं डिसीजन लिया हूँ, मेरा डिसीजन संवैधानिक है। न्यायपालिका के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उसके तहत चिराग पासवान जी का जो रीति याचिका था जो खारिज हो गया, उनका जो संपत्ति है उस पर चिराग पासवान जी का अधिकार है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। सौरभ पांडे के कहने पर चिराग पासवान जी ने मुझको हटाया, जब मणिशंकर पांडे को चिराग पासवान ने अध्यक्ष क्यों बना। कि यदि चिराग पासवान मंथन करे कि कहाँ उससे गलती हुई है। पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग होता है 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है और हिंदुस्तान में अपने देश में भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र की जननी है। यहाँ 540 सांसद जनता के द्वारा चुने हुए हम लोग प्रतिनिधि आते हैं लोकसभा में और उसके मुखिया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष। तो हम लोग 13 जून की घटना हमें विस्तार से बता देता हूँ। 13 जून की घटना है कि हम लोगों ने पार्टी के व्यवहार से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के व्यवहार से तंग आकर के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के यहाँ हम लोग समय लेकर उनके यहाँ गए। 5 सांसद बजाबते विधिवत दस्तखत करते थे और हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई उनसे कि सर हमारे दल में लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की गरिमा समाप्त हो गई और हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है। तो आपसे हम लोग, आप मुखिया हैं, तो आपसे हम लोग मांगने आए हैं कि आप हमको न्याय दीजिए। उन्होंने काफ़ी छानबीन किया, अपने सचिवालय में उस कागज़ को भेजा और सचिवालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हम लोग की जो डिमांड, हम लोग नेता परिवर्तन की बात किए थे और कुछ नहीं किए थे। सचिवालय ने के द्वारा नोटिफिकेशन हो गया 14 जून की शाम में कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता अब चिराग पासवान नहीं रहे, संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस। ठीक है, उसके खिलाफ में चिराग पासवान जी बहुत बोलते रहे और आप सुना। फिर उन्होंने दोबारा लोकसभा माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के यहाँ जाके फिर दोबारा पिटीशन दिया, गुहार लगाया कि आपके द्वारा जो आदेश है ये गलत और संवैधानिक है। फिर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने प्रेस में, उनका सचिवालय ने प्रेस में बयान दिया कि भाई पार्लियामेंट की गरिमा है, पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग होता है वो भारत के संविधान के तहत होता है और पार्टी का जो रूलिंग होता है पार्टी के संविधान के तहत होता है। भारत का संविधान और स्वर्गीय अम्बेडकर, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो लोकसभा में दल विदल कानून पेश हुआ था और पास भी हुआ था, कैबिनेट से भी हुआ था और संविधान में संशोधन हुआ था कि उसमें था कि 2/3 सदस्य यदि अलग बना, पार्टी के तानाशाही व्यवस्था के चलते अलग होना चाहते हैं तो उसमें कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है। मैं इस देश के संविधान के तहत ही मैं डिसीजन लिया हूँ, मेरा डिसीजन संवैधानिक है। फिर भी चिराग पासवान जी के जो कुछ लोग थे वो हाई कोर्ट चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट जाकर उन्होंने रिट दाखिल किया और उसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के और वहाँ के जो सचिवालय के जो सचिव हैं उनको इन लोगों ने पार्टी बना दी। आज बहस हुआ और बहस होने के बाद रिजेक्ट कर दिया, माननीय कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। मैं कोर्ट के आदेश का, न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान करता आया हूँ। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका सबसे सर्वोपरि माना जाता है। न्यायपालिका के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उसके तहत चिराग पासवान जी का जो रीति याचिका था जो खारिज हो गया, यही बात। सर लेकिन एक आप मंत्री भी बने, मंत्री बनने के बाद भी ये सवाल था कि रामविलास पासवान जी की विरासत को कौन संभालेगा, जो उनकी राजनीतिक देखिए बड़े बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। चिराग पासवान जी स्वर्गीय पासवान जी के बेटे। हिंदू लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसके मुताबिक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ठीक है,
तो स्वर्गीय पासवान जी जो हमारे बड़े भाई थे, उनका बेटा पुत्र चिराग पासवान जी है, तो उनका जो संपत्ति है उस पर चिराग पासवान जी का अधिकार है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का राज होता है। प्रजातंत्र में बहुमत की गरिमा है, बहुमत का सम्मान लोग करता है। और राजनीतिक रूप से जब पासवान जी 69 में अलौली से एमएलए हुए थे, 69 में से 52 वर्ष पहले, जहां हम लोग का पैतृक गांव है, घर है, और जब 77 में वो हाजीपुर से चुनाव लड़के लोकसभा के सदस्य हुए, गिनीज बुक में नाम लिखा है, तो उन्होंने मुझको ही आके कहा कि पारस, इस विरासत को तुम ही संभालो, दूसरा कोई जीतेगा नहीं। तो मैं उस समय में, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी था, उतना पॉलिटिक्स का उतना हमको आइडिया नहीं था, उम्र भी कम था, तो मैं अलौली विधानसभा से चुनाव लड़ा। और भगवान की कृपा कहिए, पासवान जी की दुआ आशीर्वाद कहिए कि मैं 77 में बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। और उस समय से मैं लगातार, बीच में एक बार 80 से 85 में नहीं रहा, नहीं तो 85 से लेकर लगातार 2010 तक मैं 7 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष हैं, नीतीश कुमार जी, उन्होंने मेरी काबिलियत पर मुझको बुला के, उसमें न तो मैं विधानसभा का सदस्य था, न विधान परिषद का था, मुझको बुला करके और पासवान जी से आग्रह किया कि पारस को हमको दे दीजिए, पारस जी को, मैं इनको मंत्री बनाऊंगा। पासवान जी की सहमति हुई और हमको बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए भी उन्होंने मुझको बिहार सरकार का मंत्री बनाया और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी दी। दूसरा जब बड़े साहब 77 के बाद 2019 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 6 प्रधानमंत्री के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और जब वो राज्यसभा में चले गए, हेल्थ ग्राउंड पर राज्यसभा में उनका निर्वाचन हो गया, फिर उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस, हाजीपुर का सब काम तुम ही देखते हो, तुम्हारे बिना दूसरा कोई यहाँ से चुनाव जीत नहीं सकता। तो मैंने कहा कि भाभी जी चुनाव लड़ जाएंगी। मैंने भाभी जी से रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के कहा कि भाभी जी आप चुनाव लड़ जाइए, हम कभी दिल्ली की राजनीति नहीं की, हम दिल्ली जाना नहीं चाहते हैं। तो भाभी जी बोली कि नहीं सो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो आप ही लड़िए। तो बड़े साहब के आदेश का पालन मुझको करना पड़ा। और जब मैं नामांकन किया, तो नामांकन के बाद जो पब्लिक मीटिंग हुई, उसमें सुशील मोदी जी थे, जनता दल यू के बड़े बड़े नेता थे, अपने बड़े भैया पासवान जी थे। तो मैंने कहा कि मैं चुनाव, उसमें चिराग पासवान भी थे, मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मैं सब दिन स्टेट की राजनीति किया हूँ और मेरा ये प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा ये डिमोशन हो रहा। लेकिन पार्टी का आदेश है और बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो वहाँ भी राजनीतिक विरासत मुझको ही मिला। फिर भैया भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 6 प्रधानमंत्री साथ में रहे। ये मेरा दुर्भाग्य कहिए, हमारे परिवार का दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग को छोड़ के बीच में चले गए। आज हम लोग अकेले हो गए। लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे वो, उनका आशीर्वाद, राजनीतिक विरासत मुझको ही मिला। और 5 तारीख को जब उनका जन्मदिन की हम लोग मना रहे थे पटना में, तो आपको जान के खुशी होगी कि जिस समय हम लोग मैंने पूजा कर रहे थे, उनका माल्यार्पण कर रहे थे, उसी समय यहाँ से होम मिनिस्टर का टेलीफोन गया कि पारस जी अब दिल्ली आ जाइए, मंत्रिमंडल का विस्तार। मतलब देखिए, कहीं जहाँ भी थे उनकी आत्मा हमारे लिए, वहाँ भी स्वर्ग में भी जहाँ भी होंगे, तो उनका आशीर्वाद मुझको मिला। और फिर मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बना। इसलिए राजनीतिक तो उनका जो है सो वो बेटा होने के उनको अधिकार है, मुझको राजनीतिक अधिकार है। और शुरू से लेकर आज तक मैं जब भी जिस पद पर रहे, वो जब वहाँ से हटे तो मुझको ही उन्होंने आदेश दिया और मैं उनका आदेश का पालन किया। सर, आपको राजनीतिक विरासत आपने संभाला है, लेकिन एक सवाल, चिराग जी के लिए धीरे धीरे पहला ये स्टेप, एक जो है उनका विकल्प एक पहला समाप्त हो गया। अगर चिराग जी लौटना चाहें, आपसे समझौता करें, क्या आपके दरवाजे उनके लिए खुले हैं? देखिए,
मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि लाख कुछ भी हो, चिराग पासवान मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, उससे व्यक्तिगत रूप से मुझको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो आदमी रास्ते से भटक गया। अब पूरे देश के लोगों को मालूम है कि एक बनारस का लड़का आया, पैराशूट से उतर के 12 जनपद में राज करने लगा और उसने पार्टी और परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं आज से 6 महीना पूर्व भाभी जी हमसे पूछी कि पारस जी आजकल आप नाराज़ क्यों रहते हैं। मैंने कहा कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। नहीं ना, आप नाराज़ रहते हैं। मैंने कहा कि भाभी जी नाराज़ होना स्वाभाविक है कि चिराग पासवान ने मुझको अध्यक्ष पद से क्यों हटाया, प्रदेश अध्यक्ष पद से। हम क्या चोर हैं कि बेईमान हैं कि लुटेरा हैं, क्या है? तो नहीं एज ग्राउंड पर आपका उम्र अधिक हो गया था। बोले मेरा उम्र क्या अधिक हो गया था, 68 वर्ष मेरा उम्र है, तो अधिक उम्र तो नहीं है। फिर भी आपने क्यों हटाया? मैं जानता हूँ कि सौरभ पांडे के कहने पर चिराग पासवान जी ने मुझको हटाया, जबकि मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ और हिंदुस्तान में सबसे परसेंटेज ऑफ वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिला। तो नहीं तो आप एज ग्राउंड पर हटाऊँगा। ठीक है भाभी जी, आपकी बात में मान लिया। आप हमको ये बताइए कि मणिशंकर पांडे को चिराग पासवान ने अध्यक्ष क्यों बना? वहाँ 4 हमारा संगठन का 4 प्रभारी था, प्रदेश अध्यक्ष था। 4 में 3 अति पिछड़ी जाति के थे, 1 दलित समाज का था, और उसको हटा के मणिशंकर पांडे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए कि सौरभ पांडे के फादर हैं और हमसे 8 वर्ष के बड़े हैं, लाठी लेके चलते हैं। तो पंडित जी के लिए, जजमान के लिए बैगन मातर है, पंडित के लिए मातर नहीं है। हमको आप एज ग्राउंड पर हटाए तो उसको क्यों बनाए? तो भाभी जी आप सौरभ पांडे पर रोक लगाइए, जो पार्टी और परिवार को बर्बाद कर देगा। तो कैसे मैं लगाऊंगी? वो तो सब काम वही करता है, चिराग लेकिन सब काम करता है। तो हम लोग आज से आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। उस दिन से मैं आज तक नहीं गया। तो आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का जवाब अभी मैं नहीं दिया हूँ। उसका एक संशोधन मेरे हिसाब से है कि यदि चिराग पासवान मंथन करे कि कहाँ उससे गलती हुई है। एक ज़माना था कि सर्वमान्य नेता चिराग पासवान थे परिवार में। आज क्या कारण हो गया कि सब लोग उसके विरोध में चला गया? बड़े साहब के जाने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद सब लोग उसके विरोध में चला गया। पार्टी भी चली गई विरोध में और परिवार भी चला गया। इसका उनको मंथन करना चाहिए। और यदि वो मंथन करेंगे साल भर, 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस, तो व्यक्ति बलवान नहीं है। व्यक्ति उस चिराग पासवान से साल भर वही चिराग पासवान व्यक्ति था, मैं भी वही व्यक्ति था। उसमें सर्वोपरि चिराग पासवान थे, लेकिन समय बदल गया। समय बलवान होता है। यदि अपने को प्रायश्चित करेंगे, समय आएगा, समय बलवान होता है, तो उसमें देखा जाएगा। लेकिन अभी नहीं, 2, 4, 5 वर्ष के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।